स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ में हम प्रवेश कर चुके हैं और इस आज़ादी की जंग में हज़ारों लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों क्रांतिकारियों के योगदान के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। किस तरह से उन्होंने क्रांति की अलग जगाई, किस तरह की उनकी कार्य योजना रही, किस तरह से अपने देश पर प्राण न्यौछावर किए, इनकी जितनी बातें सुने, जितने बारे में उनकी जाने उतना कम है। आज हम इसी विषय पर डॉक्टर हरिराम चौबे, जो उज्जैन से क्रांति की अलख जगाए हुए थे, उनके पुत्र संजय चौबे से बातचीत करते हैं कि किस तरह से डॉक्टर हरिराम चौबे साहब ने अपना जीवन इस मातृभूमि पर सर्वस्व किया और अपनी क्रांति की योजनाएं चलाईं, किस तरह से वो अपनी गतिविधियां संचालित करते थे क्रांति के कार्य में। डॉक्टर हरिराम जी चौबे जो मेरे पिताश्री थे, उनका जन्म 15 जुलाई 1909 को ललितपुर में एक संपन्न परिवार में हुआ, जमींदार जागीरदार परिवार के अंदर। जो चंदेरी राज्य है वहाँ पे हमारे पूर्वज सेनापति रहे। हमारी जमींदारी जागीरदारी ललितपुर और ललितपुर के पास में गांव में रही। पूरा चौबियाना आज भी वहाँ पे विकसित है और मंदिर वगैरह भी वहाँ हैं। पर फादर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि जितने भी राष्ट्रीय क्रांतिकारी और देशभक्त थे, उनके आह्वान पर वो ललितपुर छोड़कर मध्य प्रदेश के उज्जैन में आ गए। यहाँ पर उन्होंने क्रांति की ज्वाला ज्योति जलाई और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से अपना कार्य प्रारंभ किया। मजदूर आंदोलन, मजदूरों को संगठित किया और मजदूर आंदोलन के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। किसानों के बीच में भी वो रहे। किसान आंदोलन के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। साहित्यकारों के लिए साहित्यों के माध्यम से, फिर छात्र आंदोलन भी उस समय पर होते रहे, उसमें भी एक ऊर्जा मिली और उसके माध्यम से भी उन्होंने नेतृत्व किया और स्वतंत्रता के आंदोलन के आगे बढ़ाते चले गए। इसके बाद में ये पूरा मध्य भारत क्षेत्र उनका कर्मभूमि रहा। यहाँ से पिताश्री को निर्वासित कर दिया गया। निर्वासित होने के बाद यहाँ नागदा के अंदर काफ़ी समय वो रहे, क्योंकि नागदा एक ऐसा एक सेंटर था कि यहाँ पे सारी गाड़ियाँ और आवागमन के साधन और जितने भी राष्ट्रीय नेता और उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे वो यहाँ पर आते थे और क्रांतिकारी भी यहाँ पर आते थे और उनकी शरण स्थली नागदा को उन्होंने बनाया। नागदा में फादर का अच्छा खासा एक व्यवसाय हो गया था। काफ़ी कृषि क्षेत्र में भी वो विकसित हो गए थे और इसी बीच उनको ग्वालियर राज्य से निर्वासित कर दिया गया और वो वारंट वगैरह उनके निकले और वो फरारी काटते हुए रहे। तो उस टाइम उनकी जितनी ज़मीन थी शासन ने राजसात कर ली। इतनी ज़मीन थी कि नागदा और कोटा लाइन के बीच की काफ़ी ज़मीन हमारी थी। राजसात होने के बाद कम से कम 10 या 15% ज़मीन, ये मैं कह सकता हूँ, जो उनके संस्मरण भी होते थे कि बिरला फैक्ट्री हमारी ज़मीन में बनी। अच्छा, वो हो गई, पर छोड़ दिया उन्होंने। फिर जो भैंसें थी, ये थी, सब राजसात हो गई, चले गए। महात्मा गांधी जी ने को जब मालूम पड़ा तो हरिभाऊ उपाध्याय जी, जो उनके निजी सचिव थे, उन्होंने पिताजी का पूरी व्यवस्था दाहोद में करी। रेलवे स्टेशन के सामने दाहोद में एक बोहरे समाज के व्यक्ति थे, उन्होंने फादर को वो मकान निःशुल्क दिया रहने के लिए और पिताजी दाहोद चले गए, क्योंकि यहाँ से सब निर्वासित कर दिया गया था। फिर बाद में यहाँ पे आ गए। फिर गतिविधियाँ काफ़ी चलती रहीं और 1942 का जो आंदोलन था, करो या मरो महात्मा गांधी का, उसमें तो पूरे देश के अंदर एक क्रांति की ज्वाला झलक उठी थी। उसमें फिर सारे क्रांतिकारी को अपने अपने क्षेत्र में उनको पहले बता दिया गया था, बम्बई अधिवेशन जो हुआ, कि आपको क्या क्या करना है, और सब अपने अपने संघर्ष में लग गए। मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उस टाइम रहे, उन्होंने घर फूंक के तमाशा देखा है। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि किस उम्र से हरिराम चौबे जी जो है क्रांति की इस ज्वाला में कूद पड़े थे और वो किस तरह की गतिविधियां संचालित करते थे, किस तरह के काम होते थे उनके, और किस तरह की उनको जिम्मेदारी मिली थी जिससे हम आज़ादी को प्राप्त कर सकें। हम लोग ललितपुर से थे
और चंद्रशेखर आज़ाद और इनका जो कार्य क्षेत्र पूरा ओरछा था, तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ओरछा, दतिया, ये भी फादर की मतलब काफ़ी सक्रिय कर्मस्थली रही। पर चूंकि वो पूरा ग्वालियर स्टेट का भी बहुत सही क्षेत्र, उसके बाद उनको ये महात्मा गांधी जी और जो भी उस टाइम के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने जिनके वो मार्गदर्शन में काम करते थे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, तो उनको ये किया कि आप मध्य भारत क्षेत्र में जाइए। तो ये उज्जैन में वो आ गए। उज्जैन के अंदर आकर उन्होंने सब में पहले मजदूर क्षेत्र से कार्य चालू किया, जिसमें कामरेड काशीराम, कामरेड जोगलेकर और जुग्गन खां और भी जो उस टाइम के जो मजदूर लीडर थे, उनके सानिध्य में काम किया। जैसे राधेलाल जी व्यास थे, कन्हैयालाल जी वैद थे, शिव शंकर जी रावल थे और पुस्तके साहब थे। ऐसे कई लोग, आयाचा साहब वगैरह थे। उसमें उन्होंने यहाँ पे सब में पहले उन्होंने मजदूर आंदोलन से काम चालू किया। फादर का क्या था कि वो गांधी जी के साथ भी थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ भी थे रहे, और सुभाष चंद्र जी बोस के काफ़ी, जब एक त्रिपुरा पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जब महात्मा गांधी भी अध्यक्ष के लिए खड़े हुए थे और सुभाष चंद्र बोस भी थे। उधर उस टाइम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उस टाइम अजमेर मेवाड़ा कांग्रेस कहा जाती थी, अजमेर मेवाड़ा कांग्रेस। तो यहाँ से वो त्रिपुरा पश्चिम बंगाल तक यहाँ से साइकिल से जत्था लेके गए थे, जिसमें कामरेड राम सिंह जी और जुग्गन खां, ये ऐसे 11 लोग यहाँ से गए थे और उन्होंने वहाँ जाके साइकिल से जाके वहाँ पे उनने वोटिंग किया था। यानी उज्जैन से त्रिपुरा साइकिल से गए? साइकिल, उसमें 11 लोग गए थे, जिसमें कामरेड राम सिंह थे, कामरेड काशीराम जी थे और भी जो लोग थे। अच्छा, महात्मा गांधी को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से देखा है ना? नेहरू जी को देखा है, और क्या बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस साहब के साथ जो है वो व्यक्तिगत रूप से रहे। तो इन सब के साथ जो संस्मरण आपसे उन्होंने शेयर किए हैं, वो हम जानना चाहते हैं। महात्मा गांधी के साथ काफ़ी उन्होंने सानिध्य में काम किया, और सब में एक आपको एक उनका संस्मरण में सुनाता हूँ कि पिताश्री सूट पैंट और ये टाई वगैरह लगाते थे। तो वहाँ पे साबरमती आश्रम में बापू से उनका समय तय हुआ और वो लोग वहाँ गए। उनके साथ 3-4 उनके साथी थे उस टाइम के। तो मिले तो महात्मा गांधी जी ने, बापू ने उनको ऊपर से नीचे तक देखा, और देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि कल बात करेंगे आपसे, ऐसा करें। तो फादर एकदम बाहर आए, उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पुराने लोग कुछ बोलते नहीं थे, संकेत देते थे, और जो उनके शिष्य थे उस टाइम के जो राष्ट्रभक्त थे, उन संकेतों को समझ लिया करते थे। तो उसी के तहत उन्होंने बोला कि हो सकता है बापू को मेरी ये जो पोशाक है ये मेरे को उनको पसंद नहीं आई है, क्योंकि वो कोट और टाई और ये इस टाइप का वो था। हेड वेड भी लगाते थे फादर उस टाइम, वो अंग्रेज जैसा मतलब एक रूप उनको लगा होगा उस टाइम। तो उन्हें क्या करें, तो फादर उस टाइम खादी ग्रामोद्योग में गए और वहाँ से उन्होंने एक सिला हुआ कुर्ता और धोती ली और उन्होंने वो पहनी। वो पहन के बापू के पास दूसरे दिन सुबह गए तो बापू ने ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुरा दिए, और उनसे अच्छी बात हुई, बात हो गई। उस दिन का दिन था कि पिताजी ने वो सब चीज़ों को छोड़ के, जब तक वो जीवित रहे, खादी का कुर्ता, धोती, टावेल, बनियान, मोजे, मतलब रुमाल तक उनका खादी का रहता था। उन्हें सारी चीज़ों को करके उन्होंने वो करा। क्या बात है। एक तो ये उनका एक संस्मरण है। दूसरा, यहाँ पर जब नागदा के इधर से जब बापू जब निकलते थे दौरे वगैरह पे या प्रवास पे, तो दूध का इंतजाम फादर की जिम्मे रहता था, क्योंकि वो बकरी का दूध पीते थे। तो बकरी के दूध की व्यवस्था फादर उनको ट्रेन पे जाते और देते थे। तो हमारे जो मेरे से सब बड़े वाले जो ब्रदर थे, कैलाश नारायण जी चौबे और अनंत नारायण चौबे, उस टाइम बहुत छोटे छोटे थे। तो जैसे ही वो ट्रेन पे गए, तो ये उन लोगों को और हम लोगों को भी सौभाग्य की बात है कि बापू ने उनके सिर पे हाथ फेरा था। अच्छा। पंडित नेहरू जी का भी एक संस्मरण है। 1952 का जो चुनाव हुआ, वो प्रथम चुनाव में क्या अगर यूपी के थे तो यूपी से ही उनको वहाँ का दायित्व दिया गया था। तो कई बार साइकिल से यात्रा नेहरू जी के साथ उनने करी। अच्छा, नेहरू जी भी साइकिल चलाते थे? हाँ, चलाई उनने, कई बार चलाई। और ट्रेन से वो यात्रा करते और आते साइकिल से, और वो कई बार उन्होंने, पंडित नेहरू जी ने दौड़ के ट्रेन पकड़ी, मतलब काफ़ी फुर्तीले भी थे फादर जैसा बताते थे। और ललितपुर का एक वाकया है कि वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए जा रहे थे और फादर वो सब बैठे हुए थे। तो क्या था, चौबियाना जो है वहाँ से ऐसे
क्रॉस करके निकले होंगे। तो कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चों को खेलते हुए पंडित जी ने कहा कि लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और देखो ये सड़क पे आ गए। एक संयोगी बात है वो। तो फादर ने कहा जिनने बच्चे पैदा किए वो आपके साथ हैं गाड़ी में। वो 2 ब्रदर थे हमारे जो गाड़ी के सामने आ गए थे। अच्छा है तो मतलब ऐसे ऐसे निकले होंगे तो दौरे पे जो है, क्योंकि उस टाइम ये क्या था, घर पे ध्यान नहीं देना, राष्ट्रभक्ति या समाज सेवा या जो भी एक जुनून था वो सब परिवार को, तो एक ये घटना ये हो गई। देशभक्तों के प्रति, लोगों के प्रति इतना सम्मान और विश्वास लोगों में था, उसकी एक घटना में नागदा की बताता हूँ कि फादर उस टाइम जेल में थे, और जहाँ से हमारा किराने का सामान आता था, तो वो फादर जेल में जाने के कारण क्या हुआ कि 1 आध महीने तक मदर ने, हमारी माता जी ने सामान वहाँ से नहीं मंगवाया। तो वो किराने वाला खुद आया झोले में सामान लेके, और उन्होंने कहा बाई कहते थे मदर को, भाई मुझे मालूम है आपने संकोचवश सामान नहीं मंगाया है, ये मैं सामान कुछ लेके आया हूँ, और इसके अलावा भी जो ज़रूरत हो आप सामान मंगा लीजिए, आप पैसे की चिंता मत करना, पैसे मैं जब ही लूँगा जब डॉक्टर साहब जेल से छूट के आ जाएंगे। तो ये जो घटना है इस बात का संकेत देती है कि उस टाइम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देशभक्त थे, उनके प्रति लोगों में कितना विश्वास और कितना समर्पण और कितने त्याग की भावना थी। उसी के कारण ये लोग संघर्ष कर पाए, आज़ादी दिला पाए। ये क्योंकि जनता का भी और लोगों का सीधा सीधा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनको कहीं ना कहीं समर्थन मिलता था। सुभाष चंद्र बोस के साथ कोई संस्मरण? सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में संस्मरण उनके, एक तो संस्मरण ये है कि वो चुनाव में वहाँ गए थे, त्रिपुरा तक गए थे। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी का टेलीग्राम और कई उनके पत्र वगैरह थे जो हैदराबाद म्यूजियम में ले गए। उनके सुभाष चंद्र बोस के भी पत्र थे, क्योंकि उस टाइम आज से क्या 50 साल पहले कोई फोटोकॉपी या ऐसी कोई सुविधा उत्पन्न नहीं थी। तो आगे जो हमारा मकान है, ये जो रोड है डॉक्टर हीराम चौबे मार्ग है, मार्ग भी उनके नाम से है, वार्ड भी उनके नाम से। तो वो सारा इतिहास, मतलब एक तो पुणे के अंदर जो केसरी संग्रहालय है वहाँ चला गया, कुछ हैदराबाद में चला गया। तो फादर के संपर्क रहे हैं, और उनके पत्राचार भी थे, उनके टेलीग्राम भी थे फादर के पास। और वो जो उनने क्या था, यहाँ क्या करोगे आप, सब हो जाएगा। उस टाइम का आपको मालूम है, लोग भी बड़े सरल और बड़े वैसे थे, उन्हें ले जाइए तो ये होगा। पर उनने, फादर ने उनके साथ काम किया, और ये तो खैर अभी कहना उचित नहीं होगा, पर उन्होंने जब वो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए खड़े हुए तो फादर ने पूरा उनको समर्थन किया। और यहाँ आप ये मानिए कि उनके समर्थन में ही यहाँ से वो साइकिल से जत्था लेके गए थे। अच्छा, ये एक जानना चाहते हैं कि जैसे एक नरम दल था, एक गरम दल था, कुछ कविताओं के माध्यम से, तो कुछ गुप्त रहकर अपनी गतिविधियाँ चलाते थे, कुछ पर्चे बांटते थे, जुलूस निकालना होता था। डॉक्टर हरिराम चौबे किस तरह की गतिविधियों में संलिप्त थे? पिताजी गरम दल के भी थे और नरम दल के भी थे। वो समय के अनुसार अपना रूप परिवर्तन करते थे। अच्छा। काफ़ी जो उस टाइम के ज्वाला करके एक थे। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था उनकी कार्यविधि क्या थी, कि किस तरह से काम करते थे क्रांति के लिए? क्रांति के लिए वो साहित्य के माध्यम से भी काम करते थे। साहित्य के अंदर जो एक क्रांतिकारी जो साहित्य छपता था, जो अंग्रेज गवर्नमेंट के टाइम पर जो बैन था, उसको ये नई पेठ एक उन्होंने टाउनशिप बना रखी थी। उसके अंदर ये यहाँ पे सारे क्रांतिकारी और सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पास रहते थे। फादर वहीं रहते थे, कन्हैयालाल जी वेद वहीं रहते थे, पुस्तक साहब का भी वहीं था, गोपी किशन विजयवर्गीय जी वगैरह का एक यहाँ छावनी नई पेठ में थी। उसका फ़ायदा ये लोग क्या करते थे कि जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे जब छापे लगते थे, तो या तो वो साहित्य इधर से उधर कर दिया जाता था, या जो क्रांतिकारी आते थे उनको इधर से उधर कर दिया जाता था। तो उन्होंने, फादर ने काफ़ी साहित्य के माध्यम से भी करा। उस टाइम उन्होंने एक प्रकाश पेपर भी निकाला, समाचार पर साप्ताहिक निकलता था, जो मेरे पास कुछ रखे भी हैं, वो पेपर थोड़ा निकालना पड़ेंगे, जो 1937-38 से लेकर 42 तक का संग्रह मेरे पास है। डॉक्टर हरिराम चौबे जी को जेल क्यों हुई थी, क्या कारण था कि जेल जाना पड़ा, और किस तरह की यातना जेल में उन्होंने सही, इसके बारे में थोड़ा सा। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका के लिए उनको जेल जाना पड़ा, क्योंकि जब अंग्रेज़ों को या अंग्रेज प्रशासन को जब लगता था कि ये लोग जो भी सक्रिय लोग हैं ये हमारे हुकूमत के
खिलाफ ये हुकूमत के लिए हानिकारक हैं, उनके वो जेल की व्यवस्था उनके के लिए रहती थी। और ये तो सक्रिय लोग थे, इनके निर्वासित कर दिया गया, इनके ऊपर इनाम घोषित किया गया, और जब ये इधर उधर भागते फिरे तो इनको कई प्रकार की यातनाएं दी गई, संपत्ति छीन ली गई। ये तो आर्थिक तो कोई ऐसा मायना नहीं रखती है, पर यातनाएं दी गई। यहाँ तक कि हमारी मदर को भी नज़रबंद रखा गया। अच्छा अच्छा जी। और उसके अंदर ये रहा कि उस टाइम मदर को पुत्र होने वाला था, डिलीवरी होने वाली थी, और उनको घर के अंदर ही नज़रबंद रखा गया, नागदा के अंदर। और जब नज़रबंद होने के बाद में जब वो उनको जो पुत्र प्राप्ति हुई तो क्रांतिकारियों ने उनका नाम विद्रोही रख दिया गया। अच्छा अच्छा। जो हमारे नाम से विद्रोही चौबे जो थे, प्रकाश चौबे जी से बड़े, उनका नाम ही विद्रोही चौबे इसलिए रखा गया कि उनको नज़रबंद रखा था, वो उस टाइम उनकी डिलीवरी हुई थी। ये तो अच्छा, जेल में यातनाएं हुई। उनको फादर को खड़ी हथकड़ी ऐसी सजा दी जाती थी, ऊपर कड़े रहते थे, नीचे जंजीर रहती थी, ऐसे इनको बांध दिया जाता था। और ना हाथ ऐसे कर सकते थे, बस ऐसे के ऐसे ही रहते थे। ये खड़े खड़े रखना, जंजीर से बांध, हाँ, जंजीर से बांध के उनको यातनाएं दी जाती थी। और फादर को कई बार निर्वासित हुए। कुल उनको करीब 3.5 साल की सज़ा हुई। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा संस्मरण जो इस क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण हो और जो उन्होंने आपसे शेयर किया, तो हम अपने तमाम श्रोताओं को भी वो बात, वो संस्मरण सुनवाना चाहेंगे। पिताजी से एक ही चीज़ मिली है, संघर्ष करो, मातृभूमि के लिए जियो और अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। क्योंकि अभाव की ज़िंदगी को जीना उन्होंने बहुत खूबी से जिया है और उसी को हम लोगों ने सीखा है। एक मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का, कि बम्बई अधिवेशन के अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वहाँ पहुँचे। पिताश्री उस टाइम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, उसके प्रदेश अध्यक्ष थे। बम्बई अधिवेशन में डॉक्टर लोहिया ने पूछा कि डॉक्टर साहब नहीं आए, तो कुछ लोगों ने कहा था उनका मकान बनना। तो भरी सभा में पत्रकारों के बीच में डॉक्टर लोहिया ने यह कहा था कि अब समाजवादियों को भी मकान बनाने की ज़रूरत पड़ गई। तो इस बात से संकेत मिलता है कि समाजवादी पूरी तरह कथनी और करनी में उनका अंतर नहीं था, बिल्कुल ज़मीन पर रहने वाले लोग थे। एक मकान बनाने के लिए डॉक्टर लोहिया ने आपत्ति ली थी कि समाजवादियों को भी अब मकान बनाने की ज़रूरत पड़ गई। मैं आपके माध्यम से ये संदेश समस्त राजनेताओं को देना चाहता हूँ। एक तो किराने वाले की जो भूमिका थी, जो उसका अटूट विश्वास और श्रद्धा थी, कि कितना विश्वास था कि पैसे मैं जब ही लूँगा जब डॉक्टर साहब जेल से छूट के आ जाएंगे। दूसरा, समाजवादियों, जितने समाजवादी हैं, क्या डॉक्टर लोहिया की गाइडलाइन है उनके चिन्हों पर चल रहे हैं आज समाजवादी? अपन आप गिनती देख लीजिए। क्योंकि डॉक्टर लोहिया का एक संस्मरण और मैं सुनाता हूँ कि डॉक्टर लोहिया जब ये प्रथम मंत्रिमंडल पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में बना, तो बापू ने उनसे कहा कि आप नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए। डॉक्टर लोहिया जी से कहा, ये फादर बताते थे। तो बापू के सामने तो वो कुछ बोल नहीं पाते डॉक्टर लोहिया, कि वो कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो सीधे गए और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। जब लोगों ने उनसे कहा कि आपको बापू ने कहा, वो हमको मालूम पड़ा है कि आप नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आपसे कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं बापू का इतनी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उनके सामने कुछ बोल नहीं पाता मैं, पर मैं विपक्ष की राजनीति में विश्वास रखता हूँ। ये डॉक्टर लोहिया के शब्द थे। मैं विपक्ष की राजनीति में विश्वास करता हूँ। अगर मैं सत्ता में चला गया तो सच का आईना में जनता को नहीं दिखा पाऊँगा। क्या बात? ये डॉक्टर लोहिया के शब्द थे। सच का आईना में जनता को नहीं दिखा पाऊँगा। सत्ता में बैठूँगा तो जब हमारा नेतृत्व या हमारा मंत्रिमंडल या हमारा नेता दिन को दिन कहेगा तो हमको दिन को दिन कहना पड़ेगा, रात को रात कहेगा तो रात को रात कहना पड़ेगी। मैं सच नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए मैं इस्तीफा देकर मैं विपक्ष की राजनीति में करता हूं। और उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया और समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा को शक्ति दी। डॉक्टर हरिराम चौबे के साथ ये डॉक्टर शब्द कैसे जुड़ा? डॉक्टर, ये होम्योपैथी में डॉक्टर थे। अच्छा। हाँ, होम्योपैथी में डॉक्टरी की उनने। तो आज़ादी के बाद भी ये प्रैक्टिस चलती रही? प्रैक्टिस, हाँ, इसकी में कई भी मैं संस्मरण आपको सुनाता हूँ कि पिताजी दाहोद से, इन्होंने दाहोद में भी प्रैक्टिस करी। क्योंकि क्या है, एक इस आज़ादी के लोगों से संपर्क का भी एक साधन था। एक चिकित्सक हुए, शिक्षक हुए, ये आज मतलब एक सामान्यतः एक बहुत सरलता से लोगों से मिल सकते थे और अपनी बात कहते तो लोगों को एकदम शक भी नहीं होता था गवर्नमेंट को। वो तो बहुत बाद में जब वो
मूवमेंट बहुत ताकत ले लेता था, जब जाके वो CID रिपोर्ट इसके आधार पे मालूम पड़ता था। तो फादर चिकित्सक थे, तो उन्होंने दाऊद में भी प्रैक्टिस करी और चिकित्सा भी करते थे और राहत देते थे, एक तरह से फ्री में ही काम करते थे चिकित्सा का भी। और इस तरह से वो अपने आज़ादी का आंदोलन की जो उनकी भूमिका थी, जो उनका उद्देश्य था, वो पूरा करते थे। अच्छा, इसी तरह नागदा की एक और घटना मैं बताता हूँ कि नागदा के अंदर पुलिस फादर के पीछे लगी हुई थी। फादर साइकिल से जा रहे थे, तो उस टाइम कहता है कि साइकिल के साथ में लोग जो जब लंबी यात्रा करते थे तो साइकिल का हवा का पंप भी रखते थे। हमेशा आपने देखा होगा कि साइकिल का पंप लगा रहता था। तो अंग्रेज़ों की पुलिस ने पिताजी को घेर लिया, और जब घेर लिया तो साइकिल साइड में रख के पिताजी ने पंप ऐसा रख लिया। तो पंप को उनने पिस्तौल समझा क्या, और उन्होंने ये सब समझा कि ये बंदूक है, कुछ है। तो सारे जो अंग्रेज़ थे वो पीछे हट गए, वो पिताजी निकाल के अपने भाग गए। तो पिताजी कहते थे कि पंप ने पिस्तौल का काम किया। क्या बात। ये संस्मरण कहते थे कि हमारे पंप ने पिस्तौल का काम किया। उन्हें ऐसा करके बताया तो दूर से ऐसा लगा कि कुछ है मतलब। आज़ादी की इस क्रांति में हज़ारों लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान से, उनके सहयोग से, उनके सक्रिय हिस्सेदारी से हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई है। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग कस्बों में क्रांति की अलग जगाई, और उसके बाद हमें ये आज़ादी नसीब हुई। डॉक्टर हरिराम चौबे के पुत्र संजय चौबे जी से अभी हमारी बहुत सारी विस्तृत चर्चा हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं भी आपसे यही निवेदन करूंगा, ये संदेश पूरे देश तक, युवाओं तक जाए, ताकि जो हमारी जो नई पीढ़ी है उसको हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का त्याग, बलिदान, उनका योगदान, इसकी जानकारी मिल सके, ताकि जो एक भटकाव राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और जो अपने को देखने को मिल रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी मान्यता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवनी, उनका इतिहास, उनके जो भी उनका व्यक्तित्व, कृतित्व नई पीढ़ी को जाएगा तो निश्चित तौर पर देश के अंदर युवा पीढ़ियों में एक अलग जगेगी, अपना मानसिक विकास कर पाएंगे और देश के प्रति समर्पित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।